जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अदनान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये द टॉपिक ऑफ फार्मा हैज़ बीन ऑन माय एजेंडा फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो ऑडियंस हैं, जो साथी इन्वेस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया टू स्पीक ऑन दिस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। अदनान रज़ा नकवी साहब हेड ऑफ कॉरपोरेट बैंकिंग हैं एट पाक बोरोनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी। I will request Adnan bhai to give a little bit more brief introduction of himself, but before that, I wanted to give a little bit background of this sector. So अगर हम किसी भी नॉर्मल कंट्री में काम करें, तो मैं भी एक हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। माई कंपनी इज गेटिंगे, इट्स अ स्वीडिश हेल्थ केयर कंपनी। हम वेंटिलेटर, ऑपरेटिंग रूम, हार्ट और कार्डियक इस तरह की सर्जरी की रिलेटेड डिवाइसेस बनाते हैं। तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स देखते हैं फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने थोड़े से नोट किए थे कि किसी भी नॉर्मल कंट्री में कोई भी इन्वेस्टर होगा वो ज़रूर सोचेगा कि मुझे हेल्थ केयर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जो मेरी कंपनी में भी देखते हैं, हमारा चेयरमैन इंडिया गया था, वो क्या चीज़ें देखते हैं। तो अगर उसी के हिसाब से मैं देखूं तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है काफ़ी लार्ज है, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है हमारी, इंक्रीजिंग डिमांड भी है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। उसमें इंक्रीजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी है थोड़ी थोड़ी। ऑफ कोर्स अभी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट बहुत ही कम स्पेंड करती है, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर। और आपने देखा है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस भी काफ़ी हैं, आल्दो उतना फोकस तो नहीं गवर्नमेंट कर रही। जिस तरह आप देखेंगे कि लिवर का कैंसर है, कितने लोग, मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी इस लिवर कैंसर से। हर कोई इंडिया भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान में जो लिवर का ट्रांसप्लांट है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो देर आर अ लॉट ऑफ अपसाइड जो कि एज ए इन्वेस्टर हम कंसीडर कर सकते हैं टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। बट उसके साथ साथ डाउन साइड्स भी हैं। ऑफ कोर्स हर जगह पे होती हैं, बट हमारी भी हैं डाउन साइड्स कंट्री की। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बाकी जगह पे तो बढ़ रही होगी, बट इन आवर कंट्री आल्दो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, बट ये जो हमारी प्राइस अफोर्डेबिलिटी ऑफ है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, उसके हिसाब से कंपैरेटिवली शायद ना बढ़ रही हो। दिस कुड बी एन डिसएडवांटेज दैट हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और जो हमारे यहाँ वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनका भी इशू है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, लीगल सिस्टम इतना नहीं स्ट्रॉन्ग। फिर अंडर डेवलप्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद देखते होंगे कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो बहुत सारी अपसाइड्स भी हैं, डाउन साइड्स भी हैं। और मैंने किसी भी सेशन में इस तरह का इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर नहीं दिया, क्योंकि आई वर्क फॉर अ हेल्थ केयर कंपनी, ऑल्दो आई हैव नथिंग टू डू इन पाकिस्तान। मेरी जॉब भी एचआर की है, बट आई थॉट टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स के हेल्थ केयर क्यों इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री में, और क्यों इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज। चलें प्रॉपर डिस्कशन से पहले अदनान भाई आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ब्रीफली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि आई गिव अ डिस्क्लेमर। और उसमें किसी ने पूछा भी था कि हाउ कैन यू or someone from the corporate banking side speak on pharma. So मुझे I really was very attractive to this idea that कि आप किसी रिसर्च हाउस से नहीं हैं, आप इक्विटी ट्रेडर नहीं हैं, आपका कोई स्टेक नहीं है इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टर भी नहीं है। एंड आई वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट वाज थिंकिंग दैट यू आर लाइक एन
like an IMF to Pakistan because you lend money to this industry. So please go ahead with a little bit introduction, and then I'll put my first question to you. Thank you. Thank you very much, Khaza Saab. Thank you very much for giving me this opportunity, and thank you very much to all the listeners who took the interest और क्या नाम है जिन्होंने इस स्पेस को ज्वाइन किया. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के आप लोगों की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है उसको मैं जिस हद तक उसमें मैं ऐड कर सका उस इंफॉर्मेशन में, और उसमें उसको हमने अपने कलेक्टिव विजडम के तहत उसको हम आगे बढ़ाएं. सर कुछ बातें जो आपने ये जो प्रियम्बल में कही ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है हमारा आगे डिस्कशन में शायद ये बात निकलेगी. इस बात को मैं भी मज़ीद मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि प्रियम्बल देना या इंट्रो कराना क्यों ज़रूरी था, एंड वाई फार्मा इज़ नॉट लाइक द सीमेंट, द टेक्सटाइल, द पावर डिवीजन या रियल इस्टेट, या ये वो 4-5-6 या स्टील सेक्टर, ये वो 4-5-6 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत अच्छा जानती है. लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसको शायद पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं जानती. स्टार्टिंग फ्रॉम माय इंट्रो सर, मैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ योर लिसनर्स मैं बेसिकली मुझे तकरीबन कोई दिस माय 19th ईयर इन कॉर्पोरेट फाइनेंस इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और जिस कंपनी के साथ इंस्टीट्यूशन के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, Park Brunei Investment Company Limited. This is a DFI joint venture between Government of Pakistan and Government of Brunei. और मैं इस कंपनी के साथ फॉर द लास्ट 16 ईयर्स मैं पार्क ब्रुनाई के साथ एसोसिएटेड हूँ. इनिशियली मैंने पार्क ब्रुनाई में जो हमारा एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विंग है मैं वहाँ से एसोसिएटेड था, जहाँ से पर्टिकुलरली जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी रेलेवेंस ये है कि मैंने पाकिस्तान में जब ये फार्मा सेक्टर का ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ फ्रॉम मल्टीनेशनल टू लोकल लोकल कंपनीज, तो उस ट्रेंड में जो बड़ी की ट्रांजेक्शन्स थी वो मैंने एक्विजिशन की ट्रांजेक्शन में मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत जो भी मेरा रोल हो सकता था वो मैंने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की फ्रॉम पार्क ब्रुनाई प्लेटफॉर्म. और फिर उसके अब तक मैं मेरा ख्याल है कि 4 मुख्तलिफ एक्विजिशन ट्रांजेक्शन में फार्मा में मैं इन्वॉल्व रह चुका हूँ. ये तो था. अच्छा, इसके अलावा पार्क ब्रुनाई की एक और चीज़ है कि पार्क ब्रुनाई इज़ प्रोबेबली द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इन फॉर्मल सेक्टर जो कि स्पेशल सोल्यूशन एसेट्स को भी फंड कर रहा होता है. स्पेशल सोल्यूशन एसेट से क्या मुराद है, वो तमाम एरियाज ऑफ बिजनेस के जहाँ पे आपका कमर्शियल बैंक या दूसरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फंडिंग, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फंडिंग जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते. इनफॉर्मल मार्केट तो इन तमाम चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा फंड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल फार्मा अब कहीं जाके फार्मा पे कमर्शियल बैंक्स ने अपना व्यू लेना शुरू किया, वरना 10-12 साल पहले फार्मा इतना ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे. अभी भी उतने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बैंक्स की, लेकिन फिर भी अब कुछ फार्मा क्लाइंट्स हैं जो कि बैंक्स के पास आ गए, या कुछ अरसे से कि जो इक्विटी मार्केट है या कुछ सुकूक्स वगैरह है इसे फार्मा से रिलेटेड है, तो कुछ बॉन्ड मार्केट में कुछ थोड़े बहुत एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं जो कि बिल्कुल जीरो प्रेजेंस थी वो आपको इसमें कुछ नज़र आनी यहाँ पे शुरू होती है इसमें. सो सर ये था थोड़ा सा इंट्रो मेरा, एंड अब आप चाहे नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट. आप अपने सवाल करें फिर भी आपका. थैंक यू अदनान भाई. तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर एक मैंने इस सेशन का बनाया हुआ है इस तरह है कि बेसिक से स्टार्ट करके आस्ता आस्ता इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, ताकि जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, लेमैन हैं, कोई भी सुनने वाले वो इसको इजीली सुन के अंडरस्टैंड भी कर सकें. तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन है कि हमारे जो फार्मा सेक्टर है इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों. ठीक. अच्छा सर देखिए, फार्मा में जब हम बात करते हैं इसमें फार्मा में पाकिस्तान में अगर आप एक लिस्टेड और नॉन लिस्टेड से पहले कि मैं एक कैटेगरी आपको बताऊं कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है, ये वो एक सेक्टर है कि जो थोड़ा बहुत अच्छा वो तमाम सेक्टर जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्टिव कवरेज से बाहर हैं उसमें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल रिटेल, फूड बिजनेस, फार्मा भी उन्हीं बिजनेस में. लेकिन फार्मा एक यूनिक इसलिए कि फार्मा किसी हद तक कहीं ना कहीं रेगुलेट होता ज़रूर है इसमें.
उसमें, और एक एक इसकी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों बड़े फॉर्मल बिजनेस, एंड टू एंड काफी फॉर्मल चेन इसकी होती है। कहीं पर भी आपका जिसकी सप्लायर साइड भी है वो भी फॉर्मल बिजनेसेस में शामिल होते हैं, इनफॉर्मल बिजनेसेस वहां पर भी नहीं होते इसमें। एंड दिस अनलाइक मेनी अदर सेक्टर्स इन पाकिस्तान। टोटल से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज तो होंगी कोई तकरीबन 700 से ज़्यादा कंपनीज होंगी, या मे बी कुछ सोर्सेज कहते हैं कि आपके पास 800 फार्मा कंपनीज होंगी रजिस्टर्ड। हाउएवर जो ओनली टॉप 10% कंपनीज जो होगी वो आपका दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 95% ऑफ द सेल। और इसको आप अगर मजीद जूम इन करें तो तकरीबन कोई आपकी 20 कंपनीज होंगी, 22 कंपनीज होंगी जो कि 70% सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इसमें। जहाँ तक सर आप लिस्टेड और नॉन लिस्टेड की बात करें, मेरे ख्याल से कोई 12 और कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, और उन 12 में से भी कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई 4 कंपनीज हैं, 4 या 5 कंपनीज, सॉरी 6 कंपनीज हैं जो कि एमएनसीज हैं इस लिस्टेड में से। और वो 6 में से टॉप जो 20 कंपनीज है सेक्टर की वो फॉल करती हैं। जो कंपनीज लिस्टेड हैं अगर उनमें थोड़े से मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एबट है, एजेपी है तारिक खान साहब की, सिटी फार्मास्यूटिकल है पाकिस्तान का, बहुत थोड़ी सी कंपनीज है पाकिस्तान में जो कि एपीआई बनाती हैं, सिटी इज वन ऑफ देम। फ्रोसन से, और हम क्योंकि फार्मा सेक्टर पे बात करें, बात एपीआई का जिक्र सब शुरू में आ गया है, तो मैं बता दूं कि फार्मा में मेन चीज जो होती है वो उसका एपीआई होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। और आपने अगर किसी कंपनी की हेल्थ को देखना है तो आपने उसका एपीआई को ट्रेस करना होता है कि एपीआई कौन सा है, वो कहाँ से सोर्स करता है, और वो एपीआई किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। दैन सिटी के बाद हमारा फ्लोसंस, जीएसके, सर्ल्ड है, काफ़ी एक्टिवली एक्विजिशन स्पेस में हुआ है। सनोफी है, आई डोंट नो इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन है, हो सकता है कि सनोफी का नाम कुछ दिन में चेंज हो जाए। ऑट्सुका ये इन्फ्यूजन वगैरह में काम करते हैं। मैक्टर है एक लोकल कंपनी। आईबीएल ये सर्ल ग्रुप की कंपनी है। हाइनून है, हाइलेन है, और जीएसके आई थिंक फ्रोसंस, ये काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं। तो सर ये हमारी टोटल कंपनीज हैं जो किसी स्पेस में काम करती हैं। थैंक यू अदनान साहब। अगर हम प्रोडक्ट लाइंस देखें हमारी जितनी भी कंपनी हैं तो ये एक दूसरी से किस तरह इनका बिजनेस डिफरेंट है। एज एन इन्वेस्टर क्या अगर मैं एक कंपनी को बाय कर लेता हूँ उसके स्टॉक्स, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने पूरा फार्मा सेक्टर कवर कर लिया एक कंपनी से, या कि हर कंपनी की प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है, जैसे हमारा आईटी सेक्टर है वो हर कंपनी दूसरी से डिफरेंट है। जी नहीं सर, आई थिंक कि ये दिस इज नॉट लाइक अ सीमेंट कंपनी, दिस नॉट लाइक अ शुगर कंपनी के जहाँ पे हर एक की शुगर एक जैसी है, या हर एक का सीमेंट और मोल्ड एक जैसा है, या टेक्सटाइल में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन के बाद वो सबने अपनी लॉन या अपना एक अपना फैब्रिक बनाना है, ऐसा नहीं है। फार्मा में आई थिंक कि सब सारी कंपनीज जो होती हैं और उनका जो मेन फुटे होता है वो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनका सबका मेन फुटेज अलग होता है उसमें। आपने सर ये देखना होगा, पहली बात तो ये कि फार्मा में आपके 5 या 6 बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास। टैबलेट्स हैं, आपके ऑइंटमेंट्स हैं, आपके पास कैप्सूल्स हैं, आपका सिरप्स हैं, एंड देन आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फार्मा में वो इन्फ्यूजन कैटेगरी, जो कि आईवी और आईएम इन्फ्यूजन कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद सर आपका मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है बहुत सारी। कोई कंपनी हो सकता है कि आपकी एंटीबायोटिक्स में बहुत आगे काम कर रही हो, ये पर हो सकता है कि कोई ट्रैंक्विलाइजर्स में बहुत ज़्यादा है आपके पास। ऐसी एग्जांपल्स जो आपकी ये टॉप 20 कंपनी, अगर हम ये जो 700 कंपनीज पे हमें फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ टॉप 20 कंपनीज पर ही फोकस करें तो हमारा पूरा सेक्टर जो है वो आपका कवर हो जाता है। लाइक आई सेड अर्लियर कि आपकी जो टॉप 20 कंपनीज है वो तकरीबन 70% आपकी सेक्टर की सेल को या सेक्टर को कवर कर लेती हैं। और उन 20 कंपनीज को देखें तो दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसमें एक ऐसा नहीं है, शायद थोड़ी बहुत ही कंपनीज होंगी जिनके पास कोई कम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो उनका होता है। जैसे कि एक कंपनी है कोई कंपनी आपकी ट्रैंक्विलाइजर्स में बहुत एक्टिवली काम कर रही है, कोई किसी मॉलिक्यूल में अच्छा काम कर रही होती, कोई किसी और मॉलिक्यूल्स में। वो हर हो सकता है कि कोई एक कंपनी हो जो कि 3-4 अपने मॉलिक्यूल्स में काम कर रही हो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कंपनी को कवर कर लिया तो यू नो अबाउट
अबाउट द होल सेक्टर, यस हाँ ये जरूर है, आपको उसके बेसिक डायनामिक जरूर आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि उसका बैलेंस शीट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है। कोई भी फार्मर, अब पहले सिमिलैरिटीज पे अगर सर हम थोड़ा सा गौर कर लें, वो कौन, तो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक चीज आप बिल्कुल गौर से ये देखेंगे कि फार्मा कंपनीज आर नॉट लाइक टेक्सटाइल प्लांट्स और द सीमेंट प्लांट्स। फार्मा कंपनीज में आप कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते, या टेंजिबल आपके पास एसेट्स नहीं होते फार्मा कंपनीज में। आप लकी सीमेंट की बैलेंस शीट उठा के देखें तो वहाँ आपको सेल्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रेशो जो है वो शायद 1:1 मिले। लेकिन अगर आप फार्मा कंपनीज को देखेंगे तो आपको ये रेशो अब आपको नजर आएगा कि सेल्स टू प्रॉपर्टी प्लांट या टेंजिबल एसेट्स का रेशो जो है वो काफी आपको डिफरेंट नजर आएगा एज अगेंस्ट टेक्सटाइल कंपनी या क्या नाम है सीमेंट कंपनी या पावर प्लांट्स उसमें। बिकॉज फार्मा में आपको अपनी बैलेंस शीट पे इतना कैपिटल इंटेंसिव एसेट रखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप पीएनएल में देखें तो पीएनएल में आपकी सिमिलैरिटीज आपको कहाँ से मिलेंगी, आपकी रॉ मटेरियल सोर्सिंग से आपको पता चले। पाकिस्तान में एपीआई बहुत थोड़ा अवेलेबल होता है, तो ज़्यादातर आपका और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी जो कॉस्ट साइड होती है, मोर देन 85 to 90% आपकी कॉस्ट आपका एपीआई होती है। तो जिस एपीआई कैटेगरी में आप काम करते हैं तो क्या वो डिमांड साइड पे अब है, एंड सेकेंडली उसका जो एमआरपी है उसमें उसमें और आपकी कॉस्ट में कोई गैप अवेलेबल है या नहीं, ये आपने ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो सर ये सिमिलैरिटीज हिसाब से है, लेकिन ये डिसिमिलैरिटीज भी उसमें होती है जब मॉलिक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है कि आप किस मॉलिक्यूल में काम कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। थैंक यू अदनान भाई। अच्छा, कुछ दोस्तों ने माइक मांगा था, तो गिव मी सम टाइम, आई विल आस्क माई जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ताकि एक हम इसकी बेसिक फंडामेंटल डायनामिक्स को, चैलेंजेस को डिस्कस कर लें, एंड देन आई विल गिव यू द फ्लोर टू आस्क क्वेश्चंस जो भी आपके हुए ऑफ कोर्स। तो अगला क्वेश्चन है ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में। अदनान भाई, अगर हम देखें तो जो हमारा ये सेक्टर है, इट्स नॉट वेरी एक्टिवली कवर्ड बाय द मार्केट। मैं काफी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई फार्मा का एनालिस्ट इनवाइट करूं, बट कई हाउसेस के साथ बात की एंड दे कुड नॉट identify any analyst. So overall, how do you see this sector, industry, um, and why it's so inactive? सर देखिए, इसके लिए आई थिंक पहले इस रिलेशनशिप को जरा समझे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप कैसा होता है पाकिस्तान में, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट किस तरह से करता है और क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सर ये तकरीबन कोई आई थिंक 2014 या 15 की बात है। मैं एक दफ़ा एक बहुत सीजन बैंकर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, एंड माशाल्लाह से ही इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अ बैंक। सो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था, और अगर मैं काफ़ी, मुझे अगर नंबर सही तरह याद है, मुझसे काफ़ी कंजर्वेटिव होकर मैं बोलूँ, सो उन्होंने कहा था कि जो टॉप 5-6 बैंक्स का 70% पोर्टफोलियो एडवांसेस का, वो हार्डली कोई लेस देन 100 कस्टमर्स होंगे जो वो सारा कंप्राइज होता है उस पर। अगर उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा दूं तो हार्डली कोई आपके 250 to 300 कस्टमर्स होंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर का ओवर 90% आपका पोर्टफोलियो बन रहा होता है जहाँ पे आके। अच्छा, इसको आप मजीद जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि आपका उसके 5-6 सेक्टर्स ही हैं जिसके पास ये सारी की सारी फंडिंग जारी होती है, और जो फॉर्मल साइड है फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो इन 5-6 सेक्टर्स के अलावा किसी को जानता ही नहीं। टेक्सटाइल, सीमेंट, पावर, अगर इक्विटी मार्केट या बॉन्ड मार्केट में है तो बैंक्स में आपको जानते हैं, या थोड़ा बहुत स्टील के प्लेयर्स हैं, या आप टेक्नोलॉजी या दूसरे सेगमेंट में आपके कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जिसको आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जानती हैं। इसके अलावा आपका फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिटेल हो गया, फार्मा एक अगेन वन ऑफ दो सेक्टर कि जिसको फाइनेंशियल मार्केट शायद इतना अच्छा नहीं जानती है। इसीलिए फार्मा आप, अच्छा जो कंपनीज आपकी एक फाइनेंशियल मार्केट में परफॉर्म कर रही होती है, आप ये देखें कि वही कंपनीज आपकी इक्विटी मार्केट में भी ज़्यादातर वही परफॉर्म कर रही होती हैं, और वही आपकी बॉन्ड मार्केट में भी उन्हीं की परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही होती है। और तो इसलिए सर मुझे लगता है कि फार्मा कभी भी इस पे आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स की एक्टिव कवरेज में नहीं आया। उसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में
फाइनेंशियल मार्केट्स की कवरेज की जो बेस है वो बहुत छोटी है, उस पर वो 4-5 सेक्टर्स के अलावा वो आगे कहीं किसी और सेक्टर को जाते नहीं। तो रिटेल आप आज की भी जो पाकिस्तान में कॉस्ट प्रेशर, इन्फ्लेशन और रिसेशन चल रहा है, इसके में भी आज जो रिटेल बिजनेस चल रहा है, आप उनसे जो लोग इस बिजनेस को, इस स्पेस को जानते हैं रिटेल को, दे कैन कंफर्म कि इस वक्त मार्जिन फिनोमिनल मार्जिन इसमें आ रहे हैं। फूड में फिनोमिनल मार्जिन हैं आपके यहाँ। कुछ एग्री प्रोडक्ट्स में आपके पास बावजूद इसके कि वी आर हाईली इनएफिशिएंट एग्री कंट्री, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वहाँ पे हमेशा से बहुत अच्छे रहते हैं इस पर। सो इसमें एक तो ये है, दूसरा सर फार्मा क्यों नहीं, फार्मा स्पेसिफिक रीजंस की अगर बात करें, फार्मा हिस्टोरिकली मल्टीनेशनल्स डोमिनेट करते रहे, जिनको कोई कैश की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होती थी। मल्टीनेशनल अपने जो उनका पेरेंट मुल्क से बाहर होता था उसकी सपोर्ट पे ज़्यादा चल रहे होते थे। देन सर उनके पास इसके फार्मा मॉडल जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल मार्केट्स में कहीं नहीं होता, इसके दोनों साइड्स पर फॉर्मल इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फार्मा कंपनी का कस्टमर होता है और इसके सप्लायर, तो बोथ आर फॉर्मल प्लेयर्स। इसका एडवांस सेल्स पर ये सारा मॉडल चल रहा होता है, ज़्यादातर चलता था। जो एटलीस्ट जो एमएनसीज का मॉडल था वो एडवांस सेल्स पर ज़्यादा चलता, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती थी। ये आई थिंक ये ट्रेंड चेंज हुआ 2005 के बाद से, जब से मल्टीनेशनल ने एग्जिट किया और उसको लोकल कंपनीज में, लोकल जो ग्रुप से उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया। उसके बाद से एक्विजिशन फाइनेंसिंग फार्मा में शुरू हुई। ये ओबीएस की थी, फिर एमएसटी आया, फिर रॉश गया तो मार्टिन डाउ ने उसको लिया। और उस वक्त पहले ही होता था कि सिर्फ ये दो ही ग्रुप थे, मार्टिन डाउ और तारिक खान ग्रुप। तारिक साहब के जो ग्रुप था एजीपी ओबीएस ग्रुप जिसको कहते हैं, वो लोग की सारी ज़्यादातर एक्विजिशन, आई थिंक नॉट ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि सारी एक्विजिशन उन्होंने की तो शायद गलत नहीं होगा। हो सकता है एक आध ऐसे एक्विजिशन हो जो इन दोनों के अलावा किसी ने की हो, जो मुझे नहीं पता हो। रिसेंटली सा ट्रेंड चेंज हुआ है एक्विजिशंस का। उसमें अच्छा, जब ये जो एक्विजिशंस के लिए आए तो तभी फाइनेंशियल मार्केट्स या बैंकिंग सेक्टर इसमें यहाँ पे फार्मा सेक्टर एक्टिव हुआ अपनी फाइनेंशियल मार्केट में। और यहीं पे आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में सर्ल ने काफ़ी आपकी इक्विटी मार्केट पे भी सर्ल ने काफ़ी परफॉर्म किया उस पर। और सर्ल ही का आपको देखते हैं कि उस पर सिटी फार्मा आया रिसेंटली कुछ साल पहले, तो सिटी फार्मा ने भी इनिशियली अपना वॉल्यूम्स को जनरेट किया था इसमें। अच्छा, इसके अलावा सर आपका, अब आप एक और ट्रेंड इसमें फार्मा में देखेंगे कि अब आपका जो नॉन फार्मा प्लेयर्स हैं वो भी फार्मा में, अभी एक रिसेंटली एक जो एक्विजिशन हुई है सनोफी एवेंटिस की, वो एक नॉन फार्मा पैकेजेस ग्रुप ने किया है उसमें। इसके अलावा सर ने काफ़ी एक्टिवली पिछले सालों में एक ओबीएस को, एक यूनिट को, एक कंपनी को सर ने एक्वायर किया था। और अभी पिछले दिनों सर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो उसमें एक आईवी सोल्यूशन कंपनी को भी एक्वायर करने, बिजनेस को भी एक्वायर करने को सोच रहे हैं। सो अभी अब नए ग्रुप्स भी सेक्टर में आ रहे हैं। आई थिंक अब शायद ट्रेंड पिछले जो 10 सालों में एक नया ट्रेंड आया था कि बैंकिंग सेक्टर में ये फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ ये फार्मा बिजनेसेस आने शुरू हुए थे। तो आई थिंक कि अब शायद ट्रेंड अब वो चेंज होगा। एक्सीलेंट, थैंक यू अदनान भाई। अच्छा, आप नॉर्मली कंपनी से मिलते रहते होंगे क्योंकि फिनन उनकी लेंडिंग के हिसाब से, तो आपके ख्याल में जो आपने अंडरस्टैंड किया, उनसे सुने, पढ़ा या रिसर्च किया है, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एरियाज ऑफ इनोवेशन दैट आर शेपिंग आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टुडे? म्यूट हैं आप अदनान भाई, अनम्यूट कर लें। सॉरी सॉरी सर, देखिए एक जो ये इनोवेशन की और रिसर्च वगैरह की आप बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न जो कि फार्मा मल्टीनेशनल्स का पाकिस्तान से एग्जिट होने की वजह बन रहा है ना, वो यही वजह है कि यहाँ ग्लोबली मल्टीनेशनल्स की स्ट्रेटजी ये है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 40-50 साल पहले उन्होंने मॉलिक्यूल्स डेवलप किए थे, वो अब अपनी, वो उनकी उनके लेवल, उनके डिजायर्ड लेवल की वैल्यू को वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं वो। इसीलिए वो वैल्यूज पाकिस्तान में वो, या पाकिस्तान में डेवलप मार्केट, अंडर डेवलप मार्केट्स में और डेवलपिंग मार्केट से वो अपने बिजनेस को श्रिंक कर रहे हैं। और अब ज़्यादातर वो लोग लाइफ साइंसेस में आपकी
क्या ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स में, हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में, जिसमें फर्टिलिटी है, डायबिटीज़ है, कार्डियो है, दूसरी लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट्स हैं, और या मेडिकल डिवाइसेस हैं। अब ये जितनी एमएनसीज हैं, फॉर एग्जांपल आप रॉश को देख रहे हैं, रॉश पाकिस्तान से 2010 में एग्जिट करके गया था, लेकिन कंप्लीटली अपना फुटप्रिंट पाकिस्तान से उसने एग्जिट नहीं किया। तो जितनी एमएनसीज वगैरह थी, उनकी ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो प्रोपोर्शन जो कि पाकिस्तानी मार्केट की अफोर्डेबिलिटी में आता है। आपने इनिशियली आपने बहुत अच्छी वो बात की थी कि हमारे यहाँ डिस्पोजेबल इनकम तो शायद बढ़ी है, लेकिन शायद उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ी जो कि इस इनोवेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। पिछले दिनों पाकिस्तान में ये था, एक कोविड का आया था। अब एक बहुत ही छोटा सा मेरे ख्याल से स्टेरॉइड था, डेक्सोमेथासिन, अगर मैं सही था मुझे याद है। वो प्रोडक्ट लोकल कंपनीज की मारी मारी फिरती थी। मुझे याद है 2018 में मैंने एक दफा, कोविड से काफ़ी अर्सा पहले मैंने उस प्रोडक्ट को देखा था। वो मारी मारी लोकल मार्केट में फिरती थी फॉर मेरे ख्याल से 125 रुपीज़ के 25 एम्प्यूल्स उसके मिलते थे। वही प्रोडक्ट एक एमएनसी कोविड के ज़माने में बहुत मशहूर है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका आता था कि यार ये शॉर्ट हो गई है, कहीं से ला के दे दो। वो पता चलता था एक इंजेक्शन 75,000 रुपीज़ का है। सो पाकिस्तानी मार्केट में सर एक बहुत बड़ा इशू जो है कि आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये या इनोवेटिव मेडिकल डिवाइसेस का या ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट जो है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम से आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ी जिस प्रोपोर्शन से ये मेडिकल ट्रीटमेंट या इनोवेशन या रिसर्च प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। सेकेंडली, अब आप पाकिस्तानी मार्केट का जो वॉल्यूम है, जो बल्क है, वो लोकल कंपनीज के हाथ में है उसमें। तो वहां पे आपका ठीक है, आपका अगर पेन किलर चला तो पैरासीटामोल चल जाइए कि पैरासीटामोल मॉलिक्यूल चलता रहेगा उसमें, तो जब तक वो बिक रहा है उसको भी चलता रहे। अभी आप ये रिसेंटली देखें कि पैरासीटामोल मॉलिक्यूल की जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, जो कि शायद हमारे कुछ घरों में ग्रॉसरी की तरह इस्तेमाल होती है, एंड आई थिंक के जितने भी लिसनर्स इस वक्त मौजूद हैं उन सब ने वो प्रोडक्ट कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल की होगी। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़े। पिछले दिनों उसकी जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पैरासीटामोल मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट का पाकिस्तान में, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और इसी की वजह से एक लिस्टेड कंपनी जिसका बहुत बड़ा एक लिस्टेड फार्मा कंपनी पैरासीटामोल मॉलिक्यूल ही है, वो रिस्क पर आ गया था उसका। सो और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी, यहाँ पे प्राइसिंग इंक्रीज के इश्यूज बहुत सारे होते हैं। इस वजह से क्या नाम है, ये हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, या जो आ भी नहीं है तो मास मार्केट को अवेलेबल नहीं है। सही। अच्छा, जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ये फार्मा सेक्टर को किस तरह इम्पैक्ट करता है, उसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था। जैसे रिफाइनरी सेक्टर है हमारा, मेरा ख्याल है हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे लेकिन वो जो एक पॉलिसी है वो नहीं आएगी। इसी तरह पिछले दिनों में वो गवर्नमेंट ने कुछ इंक्रीज इम्प्रूव अप्रूव की थी, तो कैप्स हो गए थे कैप स्टॉक्स, और अगले दिन फिर नीचे क्योंकि उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो ये हर वक्त न्यूज़ में रहता है फार्मा सेक्टर जी भी। जी तो इस पे थोड़ा सा हमें अगर ब्रीफ कर दें कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट ऑन फार्मा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जी जो जी। है। सर देखिए, एक इन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश तो ये हर थोड़े अरसे बाद वो चलती रहती हैं इनके एफर्ट्स में, और ये आई थिंक 2011 या 12 में ड्रैग को इन्होंने शेप अप किया था, एक फॉर्म देने की कोशिश की थी। ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है उसको। लेकिन ये कि इसकी देखिए फार्मा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, और एमएनसीज की पाकिस्तान से एग्जिट करने की जो लोकल वजूहत हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ 10-12 साल तक एमएनसीज को प्राइस इंक्रीज ही नहीं मिला। अब एक तरफ आपकी डिवेल्यूशन है, कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, लोकल इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स हैं, और आपको अगर वो प्राइस इंक्रीज ही नहीं मिल पा रहा होता साल का, तो 10-12 साल तक ना मिल सके, तो कोई भी बिजनेस ना वो नहीं चल सकता। फार्मा में भी सर एक अच्छा इससे हुआ ये था कि इन्होंने एक 2011-12 में एक ड्रैप बनाई थी। फिर 2019 में प्रॉबली एक एसआरओ लेकर आए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको जो सीपीआई इक्विवेलेंट जो जो भी साल का सीपीआई होगा, उसका आप अब मैक्सिमम अप टू 10% आप इंक्रीज उस पर ले सकते हैं। फिर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स थी उस पे, या जो हार्डशिप केसेस थे, नॉट एसेंशियल हार्डशिप केसेस थे, उस पे ये था कि अगर ड्रैप उसकी टेक्निकल अप्रूवल दे सकता है तो 120 डेज के अंदर अंदर आप, और कैबिनेट उसका अप्रूवल ना दे तो 120 डेज के अंदर अंदर आप वो उसको मजीद किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 120 डेज के अंदर अंदर वो उसको कंपनीज अपनी हार्डशिप केसेस को नई प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं।
इस सब के बावजूद जैसे मैंने अभी एक पैरासिटामोल मॉलिक्यूल की एक प्रोडक्ट की एग्जांपल दी, नाम ले लेता हूँ उसका, पैनाडोल की मैं बात कर रहा था। पैनाडोल जैसी प्रोडक्ट को भी प्राइस इंक्रीज करने के लिए अपनी उनको डिसकंटिन्यू इतना ज्यादा हो गया था कि उसके जो मैन्युफैक्चर था उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर उसके बाद उसका प्रेशर जनरेट हुआ और पब्लिक प्रेशर, उसके बाद कहीं जाके एक एक्सेप्शनल केसेस में उसकी अप्रूवल दी गई थी। अभी रिसेंटली जो इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है, इतने कॉस्ट प्रेशर, अच्छा अब इस दफा कॉस्ट प्रेशर जो आया है वो रेगुलर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अलावा जो प्रेशर्स हैं उसमें आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट का भी प्रेशर है, क्योंकि अब फार्मा सेक्टर जितनी, क्योंकि ज्यादा तो लोकल डोमिनेटेड फार्मा इंडस्ट्री है, तो आपके वर्किंग कैपिटल लाइंस भी कंपनीज के पास चल रही होती हैं, और वो अगर आपका 20-21%, 22% पे किसी ने फंडिंग ली भी है, तो वो कहाँ से अपना बिजनेस को संभालेगा। तो वो कॉस्ट प्रेशर्स इस वक्त ठीक ठाक किस्म का पूरा फार्मा सेक्टर फेस कर रहा है। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, अच्छा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में एक जो की फॉर लेमन टर्म्स एक चीज होती है एमआरपी। एमआरपी ये है कि, और एमआरपी ज्यादातर मल्टीनेशनल्स को ही की प्रोडक्ट्स में मिली होती है। एमआरपी ये है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रोडक्ट को कौन सबसे पहले लेकर आ गया, तो जो लेकर आता है वो उसकी एक मैक्सिमम प्राइस जो है वहां पे सेट कर दी जाती है। अब उसके बाद जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के, वो उस एमआरपी से नीचे नीचे उन लोगों ने रहना होता है। सो लेट सपोज कि अगर पैरासिटामोल का कोई मॉलिक्यूल है, उसकी कोई प्रोडक्ट आज से 10 साल पहले उसका एमआरपी कहीं 10 रुपए पे कहीं सेट हो गया था, उसका स्क्रिप्ट था। सो 10 को 11, 10 से 7, 8, 9, 6 पे तो वो चलते रहेंगे, जो भी नए लोग आएंगे वो वहां पे उसको लेकर आते, उस रेंज में लेते आते रहेंगे। लेकिन 10 से 11 पे लाने के लिए आपको एक नई पूरी रेगुलेटरी जंग है जो कि आपने लड़नी पड़ रही होती है। इट्स नॉट लाइक शुगर, इट्स नॉट लाइक सीमेंट, जो कि जितनी आसानी के साथ जिसकी प्राइसेस को इंक्रीज किया जाता है, इसकी क्योंकि पूरी अप्रूवल होती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चल रहा होता है, तो इतना आसान, इतना क्या बिल्कुल आसान नहीं होता अपनी प्रॉपर फॉर्मल अप्रूवल के बगैर कि फार्मा कंपनी जो है फार्मा प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज किया जा सके। थैंक यू अदनान भाई। अभी मेरा क्वेश्चन है जो कि कोर ऑफ आवर डिस्कशन है कि आप इस सेक्टर को 3, 5 या 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं आप? कोई इसमें जो अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस है अगर उनको समराइज करें, ताकि एज एन इन्वेस्टर आई कैन मेक माई माइंड अगर इस सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर देखिए, एक जो सौ बहुत बड़ा ट्रेंड है जो कि आई थिंक कि पिछले आपने हिस्ट्री को भी देखे हैं, वो मुझे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और वो ट्रेंड ये है कि मुझे एमएनसीज पाकिस्तान में इस वक्त मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन सी एक मजीद एग्जिट करने वाली हैं या कौन सी वो पाकिस्तान में रहेंगी, बट ये मुझे लगता है कि एमएनसीज अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी और जो लोकल इश्यूज हैं उसकी और सबसे बड़ा डिवेल्यूशन और प्राइसेस का ना बढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि एमएनसीज पाकिस्तान से एग्जिट करेंगी, जब थोड़ी बहुत रह गई हैं। आई थिंक टॉप 70 कंपनीज में देखें तो मेरे ख्याल से 12-16 ही एमएनसीज रह गई हैं। तो मुझे वो भी पाकिस्तान में या अगर सब नहीं तो उनमें से काफ़ी सारे पाकिस्तान से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 12-16 एमएनसीज रह गई हैं, इसमें भी वो कुछ वो हैं जिनके सिर्फ अब पाकिस्तान में फुटप्रिंट्स रह गए हैं, वरना पाकिस्तान से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और अपना मेन प्रोडक्ट्स को, अपने मेन पोर्टफोलियो को पाकिस्तान से ऑलरेडी वो एग्जिट करवा चुके हैं उसमें। सो एक तो ये कि ये मुझे सर, और उस पे लोकल जो ग्रुप्स हैं वो मुझे ज़ाहिर है कि वो वही उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटीज है, वो टेक ओवर करते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में लाइक आई सेड अर्लियर के जो 10 सालों में हमारा ट्रेंड था कि दो ग्रुप्स थे, वो बहुत एक्टिवली एक्विजिशंस में आए थे। उन्होंने यानी फॉर एग्जांपल मार्टिन डाउ 2009 में 65th रैंक, इन सब की जो आईएमएस की रैंकिंग होती है वो 65th रैंक पे हुआ करता था। आज मार्टिन डाउ विद इन द आई थिंक स्पेस ऑफ 13-14 ईयर्स, मार्टिन डाउ आज आई थिंक 5th या 6th रैंक पर मौजूद है। इसी तरह आपका ये जो एजीपी ग्रुप है या तारिक खान साहब की जो कंपनीज है वो ग्रुप है, वो भी काफ़ी नीचे हुआ करता था आज से 10 साल पहले, और जब उन्होंने ऑर्गेनॉन सबसे पहले एक्वायर की थी, अब वो वहाँ से होते हुए आई थिंक दे आर ऑल्सो इन वन ऑफ टॉप 10। सर्ल को ले लें, पहले तो ये सब दो ग्रुप एक्विजिशन में थे, अब सर्ल जो था वो भी एंटर हो गया, उसने भी एक्विजिशन में काफ़ी एक्टिवली कंपनीज, कुछ कंपनीज को एक्वायर किया है और कुछ को मजीद वो कर रहा है अभी इसमें। एंड नाउ नॉन फार्मा ग्रुप्स हैव आल्सो एंटर्ड। अभी एक जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जिसकी मौजूद है वो पैकेजेस ने सनोफी एवेंटिस को ले लिया, एंड आई नो फॉर श्योर
कि एक और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का ग्रुप है जो कि फार्मा पे बहुत एक्टिवली देख रहा है। इसके अलावा इसके अलावा दूसरे लोकल इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं जो कि लोकल कंपनीज हैं, वो बहुत एक्टिवली नई एक्विजिशंस को देखें। तो वो ये ट्रेंड्स मुझे अब कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है कि एमएनसीज एग्जिट कर रही हैं और क्या नाम है लोकल कंपनीज आ रही हैं। अब फ्यूचर ट्रेंड सर इसी हिसाब से चलेगा कि जो लोकल कंपनीज हैं उनका वर्किंग स्टाइल, और मैं से अच्छे या बुरे की बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि एमएनसीज हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और जो लोकल कंपनीज हैं दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें वो बिल्कुल एक चीज़ है। और उसी तरह ज़ारे एमएनसीज हमेशा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करेंगी, उनकी प्रोडक्ट्स वो ऑन्कोलॉजी प्रोजेक्ट्स को पुश करेंगी, वो फर्टिलिटी को, वो कार्डियो डिजीजेज, वो डायबिटीज को, इन चीज़ों को, या अपने मेडिकल हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस को पुश कर रहे होते हैं। जो लोकल कंपनी से ज़ाहिर है कि वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही होती है जो एमएनसीज के मुकाबले वाली, तो ज़ाहिर है कि वो अपने वही मिड टीयर या लोअर टीयर प्रोडक्ट्स को ही पुश कर रहे होते हैं, और यही मुझे ट्रेंड आगे चलते हुए नजर आता है। सही। अदनान भाई, फाइनेंशियल एनालिसिस से पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं इनकी मैनेजमेंट को किस तरह असेस करते हैं? अगर चूंकि मैं भी हेल्थ केयर कंपनी से हूँ, तो बहुत बड़ा स्कैंडल आया था ब्राज़ील में, तो बड़ा इम्पैक्ट किया था। उसके बाद हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा एथिक्स एंड कंप्लायंस पे फोकस किया है, बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च किया है। इवन इंडिया में रिसेंटली थोड़ा सा किसी एमडी ने ग्रीस किया था सेल के लिए, तो उसको टर्मिनेट किया है। तो आप ओवरऑल पाकिस्तान में गवर्नेंस को किस तरह देखते हैं और किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को किस तरह असेस करते हैं? सर ये जो अभी आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए ना, मैं आपको बताऊं कि ये मल्टीनेशनल के इन अंडर डेवलप और डेवलपिंग मार्केट से एग्जिट करने की, या अपने फुटप्रिंट्स को बहुत रिड्यूस करने की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उस उसका जो पाकिस्तान में प्लांट होगा, उसका जो सूडान में प्लांट होगा, या किसी फार फ्लंग एरिया में, अगर किसी छोटी इकोनॉमी में, अंडर डेवलप इकोनॉमी में उसका जो प्लांट है, उसको उस प्लांट को उसी जीएमपी स्टैंडर्ड पे मेंटेन रखना है, वो जो उसने यूके और यूएसए में मेंटेन रखा हुआ है उस मार्केट में। अब वो रिस्क के क्या कैरी करते हैं? खुदा ना खास्ता किसी पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तान में किसी फार फ्लंग एरिया में, या अफ्रीका में किसी जगह, या किसी अंडर डेवलप मार्केट में जहाँ से वो इतना कमा भी नहीं रहे, जहाँ पे उन्हें प्राइसेस भी नहीं मिल रही, जहाँ पे उनके पास और दूसरे बेतहाशा मसाइल हैं, रेगुलेटरी इशूज है, खुदा ना खास्ता कोई माइनर इशू आ गया, तो उसके डैमेजेस क्लेम जो है, क्लेम और डैमेजेस जो उन्हें देने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो यूके और यूएसए में देने पड़े। तो वाई टू रन दैट रिस्क? इसमें जो अब एग्जैक्टली यही सारे एग्जांपल्स जो अभी आपने बताई हैं, ये अब जो मल्टीनेशनल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर। अब आपने अगर, ये तो तब मल्टीनेशनल्स का था कि जहाँ पे उनके अपने एम्प्लॉयज काम करते थे, जिन्होंने 20-20 25-25 साल इंडस्ट्री के अंदर वो लोग मौजूद थे। अब जो लोकल कंपनीज हैं सर, लोकल कंपनीज की सर अपनी सेटिंग होती है। पाकिस्तान में जितनी भी मिड टीयर फैमिली बिजनेसेस हैं, वो चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, उनका एक अपना ही स्टाइल होता है। अगर आप उस स्टाइल को जानते हैं, उस कल्चर से आप वाकिफ हैं, और उस स्टाइल के साथ आप काम कर सकते हैं, उसके साथ जैलिन हो सकते हैं, तो गुड। अदरवाइज ये कि वो जाहिर है कि अगर आप वो मल्टीनेशनल स्टाइल से बहुत मुख्तलिफ होता है उसमें। पाकिस्तान में जो अपनी बिजनेस की अपनी प्रॉब्लम्स कह लें, या जो भी उसके यूनिक फीचर्स हैं, हमारे सक्सेशन बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। तो जब भी अगर मैं किसी कंपनी को देख रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव कि उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, उसने कितना अच्छा बिजनेस को एक्वायर किया हुआ है, मैं हमें जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ वो उसके नंबर वन, उसकी बुक कीपिंग कैसी है उसके। फॉर एग्जांपल, फार्मा कंपनी को बहुत हाई लेवरेज लेवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी बुक्स में बहुत ज़्यादा लेवरेज हुआ हुआ है, तो ज़ाहिर है कि उसका मुझे उसके रीजंस को स्टडी करना ज़रूरी है, और उसके रीजंस जो है वो सेंस बनाते या नहीं बनाते। अगर नहीं बनाते तो ऑफकोर्स के वो फिर मुझे ये पता है कि फार्मा कंपनी को हाई लेवरेज लेवल पर नहीं आता, अनलेस उसने कोई एक्विजिशन फाइनेंसिंग ली हुई हो, या उसके वर्किंग कैपिटल में फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो एडवांस सेल्स नहीं कर पा रहा हो, या उसकी जो सप्लायर साइड है वो उसको अच्छे क्रेडिट टर्म्स नहीं दे पा रही हो।
तो एक तो ये उसकी मैनेज, एक तो ये दूसरा सर ये कि सक्सेशन पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। पाकिस्तान में जो मिड ईयर फैमिली बिजनेसेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है बिजनेस, वो बिजनेस एक्सपेंशन पर्पजेस के लिए नहीं होता, वो इनहेरिटेंस पर्पजेस के लिए ज्यादा होता है। सॉरी, ये हो सकता है कि शायद हमारे मेन टॉपिक से हट के बात हो, लेकिन ये कि ये आपने जो बैलेंस शीट स्टडी की जा रही होती है तो एटलीस्ट ये कि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। फिर उसमें फिर एक और चीज़ ये है कि आपका जो प्योर बिजनेस साइड है वो आपके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपके ट्रैंकुलाइजर्स आपके पास है तो आपका सप्लायर कौन है, और सप्लाई आपके पास कितनी, आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप देखिए, अगर आप चाइना या इंडिया से अपना एपीआई इंपोर्ट करते हैं वो एक अलग प्राइस है। आप वही एपीआई अगर यूरोप से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी ऑल टुगेदर उसकी प्राइसिंग सारी डिफरेंट हो, वो क्योंकि कॉस्टिंग उसकी डिफरेंट हो जाती है। तो सर ये सारी चीजें होती हैं जिसको देखना बहुत जरूरी होता है। सही। अदनान भाई, ये अगला क्वेश्चन स्पेशली हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए है। हम्म, अम, हमारे अवैस भाई हैं, इन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है कि नंबर्स का जहां हो रहा है, मेरे तो ये ऊपर से ही गुजर जाते हैं नंबर्स। हम्म। तो आपका क्या स्टाइल है? हाउ डू यू एनालाइज द फाइनेंशियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए, एवेल्युएट कंपनी को करने के लिए ओवरऑल उनके फाइनेंशियल हेल्थ कौन से जो हैं आप यूज करते हैं, उनके इंडिकेटर्स या जो भी हैं? सर देखिए, नंबर themselves या रेशियो themselves आर नथिंग उसमें ना। लाइक आई सेड कि हो सकता है कि किसी फार्मा कंपनी का लेवरेज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने भी आपसे कहा कि फार्मा कंपनीज को जनरली लेवरेज बैलेंस शीट्स नहीं होनी चाहिए उनकी, लेकिन हो सकता है कि किसी ने अभी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बिजनेस को एक्वायर किया हुआ उसमें। तो आप यही कि आपका वर्किंग कैपिटल अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो किस वजह से बिगड़ा हुआ है, उसके पिछले 3-4 साल के क्या ट्रेंड्स चलते रहे, आपको एडवांस पेमेंट्स क्यों नहीं मिल रही होती। या अगर आजकल के इन्वायरमेंट में देखें तो आजकल के इन्वायरमेंट में आई नो कि आपका आजकल तो हर बिजनेस का वर्किंग कैपिटल जो है ना वो स्ट्रेच आउट हुआ हुआ होगा। तो आई एम श्योर आप किसी भी फार्मा कंपनी को उठा के देखें, चाहे वो लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, तो आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना बहुत जरूरी है कि हर कंपनी का वर्किंग कैपिटल इस वक्त स्ट्रेच आउट हुआ हुआ है, इसलिए उसकी बैंकिंग लाइंस, उसकी लेवरेज पोजीशंस भी स्ट्रेच आउट हुई हुई होंगी। देन सर आपका जिन मॉलिक्यूल्स पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि जो एमआरपी उस मॉलिक्यूल की सेट हुई हुई है वो मेरी प्रोडक्ट की ना हुई हुई हो, वो किसी मेरी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, और एमआरपी जिस कंपनी का सेट हुआ हो सकता है वो एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड हो। जो जो एमआरपी सेट हुआ हुआ है वहां से मेरे पास कितनी लग्जरी मौजूद है कि मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं एमआरपी से, एमआरपी इज माई सीलिंग, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। उस एमआरपी को इंक्रीज कराना एक नई जंग है उसमें। सो ये बहुत देखना बहुत जरूरी है कि जिन मॉलिक्यूल्स में मैं काम कर रहा हूँ उस मॉलिक्यूल्स में उस मॉलिक्यूल की जो दूसरी लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें गैप कितना है, सारी ये चीजें, ये सब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पर देन ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा जो बैलेंस शीट है वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो फिर जाहिर हो सकता है कि मैंने रियल एस्टेट वगैरह में ज्यादा पैसे फंसाए हुए हों। थैंक यू अदनान भाई, मैंने 50 मिनट्स ले लिए। चलें, लास्ट क्वेश्चन है जो कि बोनस क्वेश्चन है फॉर मी एंड माय कोलीग्स एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑडियंस के ओके, आई अंडरस्टैंड के यू आर नॉट इन अ like a position to give a financial advice and investment, but आपके ख्याल में अगर आप सोचते हैं और आप डाइनिंग टेबल पे एंड यू आस्क योर फैमिली आस्क यू, अदनान साहब, कौन सी 2-3 कंपनी हैं जो आपको इन फ्यूचर अच्छी नजर आती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हु आर लाइक व्हाट आर योर 2-3 पिक्स फ्रॉम दिस सेक्टर? सर देखिए, अगर क्या नाम है आपको ये लिस्टेड स्पेस में आप देखें जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लिस्टेड स्पेस है सर, मुझे इसमें जाहिर है कि वॉल्यूम्स आपको सर्ल में नजर आते हैं, फंडामेंटली सर्ल बहुत स्ट्रांग है, नई एक्विजिशंस कर रहे हैं वो लोग। और इसके अलावा वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बहुत बड़ा है आईबीएल की फॉर्म में। सो और आईवी में वो लोग लेकर आ रहे हैं। आईवी इतना हर एक के बस की बात नहीं होती आईवी, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो टैबलेट वगैरह आप ले रहे होते हैं वो आपके स्टमक में जा रही होती है, वहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम की एक अलग पोजीशन होती है, उसको आपका इम्यूनिटी सिस्टम कोई चीज़
गलत भी आपके स्टमक में चली गई है तो चले, वो आपके इंटरनल बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं उसको संभालने वाले। आईवी का प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपकी डायरेक्ट ब्लड में और डायरेक्ट बॉडी में चीज़ें जा रही होती हैं उसमें, तो वो तो बिल्कुल कोई नहीं उसको इसलिए वो बड़ा उसको हैंडल विद केयर वाला बड़ा फ्रिजाइल आइटम होता है। तो हम सर्ड आईवी सॉल्यूशन बिजनेस में जा रहे हैं। सो आई एम श्योर कि दे विल कंटिन्यू टू डू गुड। इसके अलावा वॉल्यूम्स वगैरह वो पिछले सालों में डिविडेंड वगैरह वो अच्छा खासा देते रहे हैं उसमें। आप नॉन लिस्टेड स्पेस में बात करें तो आई थिंक आई वुड से सर कि जितनी भी टॉप 20 कंपनीज हैं वो दे ऑल आर वेरी गुड एंड दे और आप अच्छा अभी आपके एक सवाल था मैनेजमेंट वाला। मैं आपको बताऊं, जब कोविड शुरू हुआ और सबके पास एक बिल्कुल नई सिचुएशन से सबको वास्ता पड़ा सबका, और सप्लाई लाइंस अक्रॉस ग्लोब अक्रॉस इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल चौक हो गई थी। पाकिस्तान की लोकल फार्मा कंपनीज थी जो ये टॉप 20 में ज्यादातर, ये टॉप 15 टॉप 10 में जो लोकल फार्मा कंपनी है, दे हैड डिस्प्लेड देयर वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट स्टाइल। इनमें से शायद ही किसी को सप्लाई लाइन में कोई अपनी प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि जैसे ही इन्होंने दे वर वेरी क्विक टू रीड द सिचुएशन, और जैसे ही क्या नाम है इन्होंने इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए देखा, फौरी तौर पे अपना रॉ मटेरियल अपने स्टॉक्स को इन्होंने एयरलिफ्ट करवा लिया था। सो नॉन लिस्टेड स्पेस पे भी बहुत ज़बरदस्त नाम है। आई नो मार्टिन डाउ वेरी वेल। मार्टिन डाउ तारिक साहब ग्रुप का है, सीसीएल है, मैक्टर है, मैंने सॉरी मैक्टर तो लिस्टेड भी है, सामी है। ये सब सारे ये बड़े स्ट्रॉन्ग नाम है। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ नाम मिस भी करती हूँ, बट ये कि जनरली आप जो टॉप 20 कंपनीज को देखेंगे तो वो दे ऑल आर गुड। ठीक है। अच्छा, प्लीज जिसने क्वेश्चन करना है काइंडली आस्क फॉर माइक एंड आई विल मेक यू स्पीकर। अदनान साहब, अदील साहब, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया खिदर साहब, अदनान साहब। अदनान भाई, आपसे सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी है जिसको हमने पिछले पूरे डेकेड में, रिसेशन आया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, कोविड आया, सब कुछ आया, लेकिन उसका अर्निंग पैटर्न एक ही रहा और प्रोबेबली एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखाई उसने लिस्टेड स्पेस में। मैं बात कर रहा हूँ हाइनून लेबोरेटरीज। जी सर, जी सर। बाकी सब कंपनी स्मॉल कैप बिग कैप उन्होंने बड़े बड़े स्विंग देखे मार्केट प्राइसेस में, और उनकी अर्निंग भी जाहिर है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस डिस्टर्ब हुई, अप भी गई डाउन भी हुई। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इन हाइनून लेबोरेटरीज जो कि इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं किया और इसका एक अपना ही पैटर्न चलता रहा जो कि जाहिर है ग्रोथ पैटर्न था? व्हाट इज डिफरेंट इन दिस? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैटर्न आने वाले अगले एक डेकेड में भी आपको कंटिन्यू करता नजर आ रहा है या नहीं? थैंक यू वेरी मच। देखिए अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, मैंने एक चीज़ को मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मैंने अपनी डिस्कशन मैंने एम्फेसाइज करने की कोशिश की थी, और वो ये था कि पाकिस्तान में ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग इक्विटी मार्केट्स, ये इनके फोकस जो हैं, देखिए पैटर्न किसी भी शेयर प्राइस का, एंग्रो का, ओजीडीसी, लकी, डीजी खान सीमेंट, ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनमें वॉल्यूम इंटरेस्ट सब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पूरी मार्केट इन्हें कवर कर रही होती है। आपको ज़रा ज़रा सी न्यूज़ आपको इनके बारे में पता चल रही होती है। आपको कितनी न्यूज़ कितनी दफ़ा पता चली हाइनून या कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी जो फार्मा सेक्टर के बारे में, आपको कितना ज़्यादा उसको कवर किया जा रहा होता है? वो नहीं किया जा रहा होता। वजह सिर्फ ये कि पाकिस्तान में ये एक्टिव कवरेज इन लोगों की बहुत कम है इन सारी चीज़ों, इसलिए आपका इंफॉर्मेशन इतना इंटरेस्ट जो आप, क्योंकि आपका सवाल पर्टिकुलरली शेयर प्राइस से था, तो शेयर प्राइस में मूवमेंट वगैरह बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शेयर प्राइस मूवमेंट जो है वो उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही होती। वजह सिर्फ ये है कि जो इक्विटी मार्केट का जो, या फाइनेंशियल मार्केट्स के जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर भी है, जिसमें बॉन्ड मार्केट भी है, वो उन सेक्टर्स के बारे में को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रही होती उन कंपनीज के तरफ में। सो दिस कुड बी वन रीज़न। बाकी फार्मा कंपनीज को आप सर अगर ओवरऑल इस पैटर्न पे देखें कि उनकी अर्निंग्स ऊपर हुई नहीं नीचे गई, आई थिंक कि उनकी अर्निंग जो है फार्मा कंपनीज की का बड़ी हद तक स्टेबल रही है। आप आईएमएस डेटा को उठा के देख लें, पिछले मैं शायद 22 में उन्होंने 20% से अबव ग्रोथ दिखाई है। अदरवाइज और पिछले कंसिस्टेंटली आप उठा के देख लें, वो डबल डिजिट ग्रोथ
10% एंड अबव ग्रोथ, इस साल भी 14% की ग्रोथ आई है। 10% एंड अबव ग्रोथ वो हर साल पूरी इंडस्ट्री दिखा रही होती है। वो शेयर प्राइस में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता, वो सर उसकी वजह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉट इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग सर ये है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल मार्केट की कवरेज बेस बहुत छोटी है, वो सिर्फ मखसूस 5-6 सेक्टर्स पर ही है, इसलिए वो आगे किसी और तरफ नहीं। यही सब कुछ किसी डेवलप मार्केट में हो रहा होता तो शायद वो फार्मा सेक्टर, यही फार्मा सेक्टर इतना इस तरह से परफॉर्म नहीं करता, वो ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता। अभी तो शुक्र करें टैली और वो WTL वगैरह नहीं चल रहे, TRG नहीं चल रही, और लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि फार्मा से और कौन सा बाय कर लें। सही, थैंक यू दनान भाई। क्विकली आगे क्वेश्चन लेते हैं, काफी सारे होल्ड करें। 555 प्लीज गो अहेड। हेलो जी भाई गो अहेड। जी। मेरा क्वेश्चन जो है डिविडेंड रिपैट्रिएशन के इशू से है। हम सुनते हैं जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं जैसे यूनिलीवर हो गई, इनको अपने डिविडेंड जो है वापस मुल्क से बाहर ले जाने में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे AGP है, उसका बाय बैक रिसेंटली 1.5 साल पहले एटकिन स्टुअर्ट ने किया था, जो सिंगापुर से ऑन करती है, मगर वो फिर भी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। तो क्या ये इशू हो सकता है फ्यूचर में? ऐसा क्या है कि यूनिलीवर को प्रॉब्लम है, AGP को प्रॉब्लम नहीं है? सर देखें, आपका मैं एक स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन आपको भी जनरल मैं आपको बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि रिपैट्रिएशन पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की वजह से एक प्रॉब्लम है, वो एक बड़ा, और ये नो वन कैन डिनाई, ये बिल्कुल एक ये चीज़ चल रही है। पाकिस्तान से रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड हो, रिपैट्रिएशन ऑफ, आपको मैं बताऊं, एक एक्विजिशन ट्रांजैक्शन है जो बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, उसमें सारी चीज़ एग्री साइन ऑफ होके हैंडशेक सब कुछ हो चुका है, वो इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और वो इत्तेफाक से लिस्टेड स्पेस में भी शायद है। वो इसलिए से कंक्लूड नहीं हो पा रही है, खत्म नहीं हो पा रही है कि वो ये रिपैट्रिएशन के इश्यूज की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से वो अभी तक होल्ड पे हुआ हुआ है। तो सर ये बाकी AGP का हो सकता है उनकी अपनी, आपको फिर उसमें ना ग्रुप अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा कि उनकी ग्रुप अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ आ रही है। पख्तून भाई अस्सलाम मेडिस। वालेकुम, एम आई जी ऑडिबल? जी भाई गो अहेड। अच्छा, मेरे हेलो, दो अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। थे। नंबर वन, पहले मुझे हेलो। एक या दो फार्मा स्टॉक्स ऐसे बता दें कि जिनको मैं फॉलो करूं, या मुझे कोई ऐसे इंडिकेटर्स, कोई ऐसी चीज़ें उनकी बैलेंस शीट में या सर उनकी आवाज नहीं प्रोडक्ट आ लाइन में रही बता दें किसी की भी। जिसको मैं देखा जा सकूं। और सेकंड थिंग इज के इन इंडियन स्टॉक मार्केट देयर इज अ स्टॉक बाय द नेम ऑफ डेविस लैब, जो कि API उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा वेल्थ उसने क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को। So can we expect that kind of performance from City Labs या City Pharma? Thank you very much. देखिए सर, जहाँ तक ये आपको आपका दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे दूं, पाकिस्तान में API कहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, ज़्यादातर API, नॉट 100%, ज़्यादातर API वहीं से ना, उसका प्राइमरी सोर्सेज वही होते हैं। इंडिया में प्राइमरी API मार्केट नहीं है, इंडिया में सेकेंडरी इंटरमीडिएट मार्केट है सर API के नाम पे। उसमें प्राइमरी हमारे नेबर्स में चाइना के पास मौजूद है उसमें नाम। अच्छा, पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि हम क्या सेकेंडरी, क्या हम टर्शरी और उसके आगे की भी कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से। अब आके पावर ये फार्माजेन है, सिटी है, और ये, और वो भी उन्होंने सिप्रोक्सिन और पैरासीटामोल, ये बेसिक मॉलिक्यूल वगैरह बनाने शुरू किए। तो पाकिस्तान में सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री नहीं, पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बाकी जगह पे हाल है, हम एक बिल्कुल अनरिलेटेड बात है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल अपना मूड बताने के लिए, हमारा जो नेशनल कैरेक्टर वो बताने के लिए, आप लाहौर या पंजाब साइड पे उस जगह खड़े हो जो इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, या आप इस तरफ अपनी तरफ पाँव रखेंगे तो आपको वीट जो है वो 25 टन पर एकड़ मिलेगा, और एक कदम आप आगे बढ़ जाएं तो वो आप इंडियन साइड चल जाएं तो आपको वही वीट, वही उसी इन्वायरमेंट में, उसी जमीन पे आपको 70 टन पर एकड़ मिलेगा। आप इस तरफ आ जाएं तो आपको शुगर कैन बहुत कोई तीर मारेगा तो 10% रिकवरी दिखा देगा। आप एक कदम आगे चले जाएं, वही जमीन, वही इन्वायरमेंट, वही सारी चीजें, उस पर आपको शुगर केन जो है वो 14-15% रिकवरी एवरेज है। सर यही सूरत हाल हमारी हेयर इंडस्ट्री की, एंड फार्मा इज नो डिफरेंट उसमें ना। बाकी आपने कहा था कि कौन सी कंपनी को कहने से कोई स्पेसिफिक कंपनी करना तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो ये कि आप ये देख लें कि वॉल्यूम्स किसमें जनरेट हो रहे हैं, और जो लिस्टेड स्पेस में कंपनी आई थिंक वो ज़्यादातर अच्छी कंपनीज हैं। आप ये देख लें कि उसकी सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस रिलायंस ना हो किसी कंपनी का, क्योंकि अगर वो सिंगल लाइन उस पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल पर्टिकुलर कैटेगरी की प्राइसिंग इंक्रीज नहीं होती या कल को उसमें कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो जाहिर है कि पूरे का पूरा बिजनेस उसमें इम्पैक्ट करेगा। तो जिसकी डाइवर्सिटी हो प्रोडक्ट्स की जिसके पास, आप उसको देख सकते हैं। चीमा साहब प्लीज क्विकली गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भाई। सर सर पहले इशू हुआ था, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, डेट्स वाई। सर ये जो सर पहले सर बात हो, सर मैंने वो बात शायद मिस की है सर। सर्ल वाली बात सर थोड़ी सी जल्दी से गो थ्रू। सर सर्ल जो है क्या समझते हैं, क्या सर्ल आगे ग्रो करेगी या फिलहाल सर ये बिल्कुल स्टैग्नेंट मोड पे चल रही है बड़ी देर से सर? सर देखिए, आपको मैं बताऊं चीमा साहब, सर अगर सर आप सर अगर आप अपना शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं तो सर शेयर यस प्राइस सर। पे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या एक इक्विटी एनालिस्ट सर वो उसके बारे में बता सकता है। अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये उस पर मैं थोड़ा बहुत सर कमेंट कर सकता हूँ। सर्ल बहुत ग्रोइंग फेज में, जैसे मैंने अभी पहले एक बार आपको बताया था, और शायद जितना लिस्टेड स्पेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा सर्ल में जनरेट होता है। सर्ल में प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है, उनके पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में काम करते हैं, उनके पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। फार्मा में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और बल्कि तब तो तमाम बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है वो बहुत बड़ा गोल्ड है उसके पास ना। सर्ल का अपना एक आईपीएल जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके पास मौजूद है। सर्ल एक्विजिशंस में बहुत ज्यादा है। अभी उसने ओबीएस का बिजनेस एक्वायर किया, तारिक खान साहब की बिजनेस कंपनी का, अब वो एक आईवी सोल्यूशन को एक्वायर करने की तरफ जा रहा है उसमें ना। सो और इसके अलावा भी यू कैन एक्सपेक्ट कि वो तो, और वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में सर्ल आती है, तो व्हाई नॉट। सलाउद्दीन जी भाई अस्सलाम प्लीज वालेकुम। गो अहेड। जी अस्सलाम सलाउद्दीन। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फिजर भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया नवाजिश, इतनी अच्छी स्पेसेस जो आप अरेंज करते हैं, और हमारे मेहमान अदनान भाई का भी बहुत शुक्रिया। सो नाइस अच्छा टू। अदनान भाई, वेरी क्विकली, एक तो मुझे ये पूछना था कि पिछले चंद सालों से, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि हमारे यहाँ से काफी सारे मल्टीनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भाग गए हैं इधर से। मतलब है कि वो मल्टीनेशनल फुटप्रिंट जो है वो कम हो रहा है फार्मा के अंदर। एक तो ये बताइएगा कि आया ये बात सही है और इसकी वजह क्या है? और सेकंडली, सिटी फार्मा जो है हमारा, उससे मुतालिक सुना था कि ये कोई एक्सपेंशन में जा रहे हैं, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में गालिबन ताजिकिस्तान और समवेयर अपना कोई इनका प्लांट भी लग रहा है। तो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ के हवाले से आपको कैसे नजर आते हैं? थैंक यू सो मच। सर देखें, थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब। आपका जो सवाल मल्टीनेशनल से मुतालिक है, आई थिंक कि मैंने अपना डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इसी बात पे मैंने रखा था, ये बताने के लिए कि मल्टीनेशनल, आपने बिल्कुल सही सुना है, पिछले 3-4 साल से नहीं। आई थिंक कि एक रिसेंट ट्रेंड में देखूँ तो आई थिंक 2003 या 2004 में बीएमएस ने पाकिस्तान से एग्जिट किया था। सो उसके बाद से मुसलसल ब्रिस्टल मायर्स की एक कंपनी होती थी, उसने वन ऑफ द टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज में भी थी, उसने पाकिस्तान से एग्जिट किया था, और उसके बाद से मुसलसल मल्टीनेशनल पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। सर मैं काफ़ी डिटेल से आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसकी वजूहत क्या है, लेकिन क्विकली मैं आपको बता दूँ, इनका इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल, ग्लोबल बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो अंडर डेवलप और डेवलपिंग मार्केट से अब मल्टीनेशनल एग्जिट कर रहे हैं। वो पुराने मॉलिक्यूल्स उनके पास जो जिसमें वो लोग काम करते थे, वो 40-50 साल पुराने मॉलिक्यूल्स थे। अब आप सीधी सी सर इसको एक लेमन टर्म्स में आप ये समझ लें कि अगर वो फ्यू 100,000 यूनिट्स बेच के वो उस हाई मार्जिन प्रोडक्ट, हाई मार्जिन रेवेन्यू कमा सकते हैं, तो वाई टू सेल बिलियंस ऑफ यूनिट ऑफ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स। और उसके लिए आप वर्क फोर्स भी रखे हैं पाकिस्तान की जैसे फॉर्मलेस कंट्री में, आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की चिक चिक से भी है, जहाँ पे ना प्राइस इंक्रीज मिलता हो ना वो और दूसरे इश्यूज हो। तो इन सारे हैसल में पढ़ने से की ज़रूरत क्या है? मल्टीनेशनल सब सारे इसी उस पर आ गए कि आपकी एक उनकी कम प्रोडक्शन यूनिट्स हो, उस कम प्रोडक्शन यूनिट से वो पूरे पूरे रीजन्स को कवर करें। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सर बताऊं, पाकिस्तान की ने इस साल जो लास्ट ईयर है, पाकिस्तान की जो पीका टाउन्स में कोई 14-15% की हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है। हाउएवर इन डॉलर टर्म्स ये ग्रोथ नेगेटिव है, और उसके रीजन हम सबको आजकल पता है वो क्यों है, डिवैल्यूएशन की वजह से। तो क्यों मल्टीनेशनल ऐसी मार्केट्स में आके काम करेंगे सर? और दूसरा क्वेश्चन था सिटी फार्मा का इनका।
सिटी फार्मा सर, देखिए सिटी फार्मा बड़े अच्छे उन्होंने स्टार्ट लिया था, अच्छे वॉल्यूम्स वगैरह करते थे, उनके पास प्रॉक्सिन और ये पैरासीटामोल की वो लोग करते हैं। सिटी फार्मा में सर फार्मा स्पेस पे वो क्या करें प्रॉब्ली शायद मैं इस वक्त इतना अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ग्रुप लेवल पे सिटी फार्मा काफ़ी अपने आप को दूसरे एवेन्यूज में एक्सपेंड कर रहा है। शायद अभी वो लोग मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग चले गए हैं, शायद असेंबली लाइन वगैरह का भी कोई इरादा है आगे। इसके अलावा रियल एस्टेट में सिटी ग्रुप काफ़ी काम कर रहा है उस पर, बल्कि अभी नहीं करा, वो तो मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना उन्होंने इस्लामाबाद में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था उस पर। सो सिटी फार्मा ग्रुप लेवल पे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बाकी ये सही सही। बाजवा साहब थोड़ा सा हैंग ऑन विद मी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स और क्लोजिंग डिस्कशन करवाएंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं पूछ लूं बाकियों से और देन आई विल कम टू यू। अकील अहमद राना साहब। सर ये आपने जो सर मल्टीनेशनल्स का अदनान सा बताया था, उसमें सर वन ऑफ द रीजन का ये भी है, कंफर्म काइंडली कीजिएगा, जो ये जो करप्ट प्रैक्टिस मैडम ने जैसे रेफर किया तो कि वो कम्पीट नहीं कर सकती नेशनल लेवल के जो है, और दूसरा शायद उनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, तो उतना मार्जिन भी नहीं होता कि वो आगे पास ऑन कर सके, क्योंकि जो लोअर रिटेलर जो होता है वो तो मार्जिन में इंटरेस्टेड होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब ये मल्टीनेशनल्स हमारे यहाँ से जो सारी जो सर एग्जिट कर रही हैं, तो हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो दुनिया में जो लेटेस्ट रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में सर हम तो फिर हमेशा इंपोर्ट डिपेंडेंट ही रहेंगे और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होंगे। जिस तरह वो आप शायद इलाय लिली का भी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हमारी इंसुलिन चलती है हेमोलिन के, तो वो उसके लिए भी शायद प्रॉब्लम अब आना शुरू हो जाएगी। तो इन सारी चीजों पे आप कैसे देखते हैं? सर देखें, जो आप ये इंसुलिन की बात करें लिली का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लिली ने भी पाकिस्तान से अपना फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दिया है, और थोड़ा बहुत उन्होंने रखेंगे, लेकिन वो बाकी वो यहाँ से रैप अप करके ना चले गए। सर देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये आई नो दिस इज वेरी वेरी ब्रूटल कमेंट, बहुत सारी बीमारियां शायद अब ऐसी हैं कि जिसको पाकिस्तान में डिस्पोजेबल, एक आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम देखें तो, हेलो, तो शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे शायद ये कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी अगर ये बहुत ही कोई गलत कमेंट हो। शायद उसको सफ़र कर करके एक्सट्रीम स्टेट पे पहुंच जाना ज़्यादा आसान है पेशेंट के लिए, और उसको उसकी उसकी मेडिसिन को अफोर्ड करना शायद मुश्किल हो। ऑन्कोलॉजी ले लें, आप ऑन्कोलॉजी की छोटी से छोटी ट्रीटमेंट में जाएं, उसके आप क्या पाकिस्तान में जो एवरेज इनकम हाउस होल्ड है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। आप ऑन्कोलॉजी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन इस तरह जिस तरह से पिछले 10-12 साल में, 15 साल में ऑन्कोलॉजी कैंसर डिजीजेस फैले हैं, आई थिंक हर दूसरी तीसरी फैमिली को कहीं ना कहीं वो हेड करते हुए जरूर गए हैं उसमें ऑन्कोलॉजी। इसी तरह आपकी जो ये दूसरी लाइफ साइंसेस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मल्टीनेशनल्स अब अपने यहाँ काम करने लगे हैं, जिसमें फर्टिलिटी देख लें, उसका आपका डायबिटीज देख लें, आपकी यूरोलॉजी डिजीजेस देख लें, आपकी कार्डियो डिसीजेस देख लें, ये सारी वो डिजीज जिसमें मल्टीनेशनल्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स मौजूद है। जहाँ तक इम्पोर्ट के सब, देखिए इम्पोर्ट में हाँ कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हाई एंड ऑन्कोलॉजी वगैरह है, फर्टिलिटी वगैरह की भी है, जिसमें आपकी लोकल मार्केट में कोई उसके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या नाम है वो तो आपके इम्पोर्ट पे चलते रहेंगे। लेकिन अब फॉर आपको मैं लेमन टर्म्स में बताऊं कि आपका वो किसी के कहीं पे जिसमें किसी का दर्द हो रहा है, तो उसने हो सकता है कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता हाई एंड प्रोडक्ट, तो उसको पैरासीटामोल मॉलिक्यूल पे ही खाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा 50,000 रुपए का है, उसका 10 गोलियां आ जाएंगी उसको। लेकिन अगर जिसकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो फिर वो उस कैटेगरी में चले जाए कि आपका पेन जो है वो मस्कुलर पेन है, कि इंट्रावेनस पेन है, कि बोन्स पेन है। फिर आपका अगर और आपकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि डॉक्टर फिर इस बात को देखे कि आपका वो लिम्स पेन है, क्या कि अपर बॉडी पेन है, कि लोअर बॉडी पेन है, या किस तरह की किस नौयत का पेन है। फिर इस तरह ये स्पेशलाइजेशन से फिर वो बढ़ती चली जाएगी, और जितनी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी उतनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट की कॉस्ट वो बढ़ती चली जाएगी। अहमद जान प्लीज क्विकली। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाला सेक्टर बड़े अरसे से रडार पे था, और फाइनली आपने इसको जो है ना वो हमें सबको मौका दिया है इसमें पार्टिसिपेट करने का भी और सुनने का भी। और अदनान साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप दोनों को सबसे पहले जो है ना गुड विशेस और मुबारकबाद। थैंक तो यू। शुरू में अदनान साहब मैं इसको पूरा नहीं सुन सका प्रोग्राम को, इसलिए अगर कुछ रेपिटेशन होती है मेरी तरफ से तो वो काइंडली आप इसको प्लीज इग्नोर गो कर अहेड सर। दीजिएगा। तो मेरा बेसिकली आई एम ट्राइंग टू यू नो एज
शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मेरा ये क्वेश्चन है जो कि मोस्टली लिसनर्स भी शायद इस चीज़ को इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, कि अगर फॉर एग्जांपल एक नया आदमी कुछ इसके अंदर स्टॉक पिक करना चाहे फॉर ए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, तो आप उसको किस में रिक्वेस्ट जो करेंगे, जो आपकी टॉपिक्स होंगी 2-3। और सेकंड मेरा क्वेश्चन वो आपके गालिबन सलाउद्दीन साहब के जवाब में ही आपने सिटी फार्मा पे और खिजर साहब ने भी उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट किया था, कि आपने जवाब दिया था कि ये अब दूसरे एवेन्यूज़ में भी जा रहा है। तो नॉर्मली दूसरे एवेन्यूज़ में एक कंपनी उस वक्त जाती है जब उसके पास या तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि सिटी फार्मा के ऊपर भी आप, यानी 2 क्वेश्चन है, एक तो अपने टॉपिक्स आपने 2-3 बताने हैं और दूसरा सिटी फार्मा को इस एंगल से भी बताएं कि इनका दूसरे सेक्टर्स या एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने के पीछे बेसिक रीज़न क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू खिजर साहब, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू अहमद जान साहब। देखिए सर, एक तो आपका ये था कि सिटी फार्मा से रिलेटेड जो आपका सवाल है, तो देखिए सिटी फार्मा जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं जानता हूँ, आई थिंक वो हमेशा से वो मुख्तलिफ बिजनेसेस में वो लोग इन्वॉल्व थे उस पर, फिर वो फार्मा में भी आ गए। तो फार्मा में अब आपने ये देखना है कि क्या उनकी बैलेंस शीट में इतनी स्पेस, इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो बैलेंस शीट उस नए बिजनेस को सब। देखिए आपको एक बात बताऊं सर, आप इसको ऐसे ले लें कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो लकी सीमेंट और सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी वो भी ऑटोमोबाइल बना रही है। निशाद ग्रुप वो भी ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल नए सेगमेंट में है। तो नए सेगमेंट में आना सर कोई बुरी बात नहीं। क्या इंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इस बात की इजाजत देती है कि नए सेगमेंट में आप, नई टेरिटरी में आप जब जाएंगे, वहां पे कोई शॉक लगा तो आप उसकी बैलेंस शीट, आपकी इंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं सर आपको अपना हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस बताऊं। 2009 में अभी मार्टिन डाउ का जिक्र हुआ। मार्टिन डाउ 300 मिलियन की टॉप लाइन की कंपनी थी जो कि 3 बिलियन के जाइंट को लेने जा रही थी, और हर शख्स हमारा, मैं ही वो ट्रांजैक्शन बेसिकली कर रहा था, और हर शख्स हमारा मजाक उड़ाता था कि यार ये क्या करने जा रहे हैं। और आई वेरी फ्रैंक, लोग ये बल्कि ये कहते थे कोट एंड कोट, ये क्या पागलपना कर रहे हो इसका। लेकिन आपने अगर इंटरप्रेन्योर कैपेसिटी पे व्यू लेना था किसी ने, और कुछ बैंकों ने लिया हमारे साथ, वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारे साथ उसके स्पॉन्सर की इंटरप्रेन्योर कैपेसिटी पे अपना व्यू लिया। आज मार्टिन डाउ इज वन ऑफ द टॉप 6 कंपनीज इन द कंट्री। उसमें सर यही सारा कुछ आपने देखना है कि नए सिटी में, नए सेगमेंट्स में जाने में कोई बुराई नहीं, अगर उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इतनी है या उसके स्पॉन्सर्स की इंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी आप समझते हैं कि वो इतनी है कि वो दूसरे बिजनेसेस वगैरह को भी संभाल सकते हैं, सो व्हाई नॉट। तो ये था सर। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था, क्विकली अगर वो बताएं, मैं थोड़ा मिस करके हूँ। अहमद साहब, आपका दूसरा सवाल क्या था? वो पैनल पे नहीं है अभी। उन्होंने जी, कुछ कंपनीज पूछी थी आपसे, वो जो हमने अच्छा, पहले डिस्कस टॉपिक, कर ली थी उसकी। हाँ जी जी जी। जी। वकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम भाई। सर मुझे अपना सवाल का मेरा जो सवाल था सीरियल से मुतालिक था, तो उसके मुतालिक मुझे मिल गया आंसर, और बस मैं एक्सीलेंट। आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो आपकी ये एफर्ट्स है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक थैंक यू। यू वकार साहब, थैंक यू। अब्दुल खालिक साहब। Thank you, Khidr Saab and Sarmaya team for arranging this, and to our guest speaker for taking out the time. मेरा question basically ये है कि stock की performance usually एक तो ये है कि pharma is a heavily regulated industry, price capping भी है, and stock performance usually मेरे ख्याल से जो मैं देखता हूँ कि वो sales के बेस पे है, कि पहले अगर 10 boxes pharmaceutical के भेजे एंड अभी 100 सेल किए तो वो बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि इससे माय पर्सपेक्टिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टॉक में नहीं आ सकती। सपोज आज अगर 10 रुपीज का है, कल को 1000 का हो जाए, फॉर दैट इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। तो क्या पैरामीटर्स हैं या क्या वाकई ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जो कि रेदर देन पैरासीटामोल वो कोई रिसर्च और इनोवेशन और ऐसे ड्रग्स पे काम कर रहे हैं that were not being developed before? Thank you. सर देखिए, एक तो आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, एक जो सेल ग्रोथ है वो शेयर प्राइस ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ शेयर प्राइस में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसकी वजह तो वही है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी कवरेज बेस ही बहुत छोटी है, तो वो
सिर्फ फार्मा नहीं, आपको बेतहाशा आपका रिटेल सेक्टर देखें। आप क्या, अगर जो लोग कराची में बिलोंग करते हैं, आप लाहौर में भी बड़े बड़े आपने सुपर स्टोर रिटेल आउटलेट्स देखे होंगे। कैन यू इमेजिन कि उन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ट्रेडिंग मार्जिन कितने होंगे? फिनोमिनल। वो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही होती है उसकी तरफ। इसी तरह से शेयर प्राइस सेल ग्रोथ होना शेयर प्राइस को या कंपनी की हेल्थ को, सॉरी सेल ग्रोथ होना कंपनी की हेल्थ के बारे में कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दे दूं। अभी पैरासीटामोल मॉलिक्यूल की पैराडोल की बात हो रही थी। पैराडोल पानी की तरह बिक्री होती है, एक तरह का ऑलमोस्ट ग्रोसरी आइटम हमारे यहाँ होता है, लेकिन पैराडोल को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी में शायद वो उसको उनको सस्टेन करना उसके मैन्युफैक्चर को पॉसिबल नहीं था। इसी तरह एक और आई नो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, बिल्कुल जब आखिरी वक्त में जो डॉक्टर्स का बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट डॉक्टर कर रहे होते हैं पेशेंट को संभालने के लिए, तो जो स्टेरॉइड्स लगाए जा रहे होते हैं, तो एक बहुत मशहूर स्टेरॉइड है। आई नो फॉर द फैक्ट कि वो पाकिस्तान में अच्छी खासी उसकी सेल्स है। आई थिंक मोर देन $1 बिलियन या 1.5 या आई थिंक अब तक 2 बिलियन के तकरीब हो गए होगी उसकी सेल प्रोडक्ट। वो बिल्कुल ब्रेक इवन या लॉस में चल रही होती है। उसका जो मैन्युफैक्चर है, इतनी ज्यादा हाई सेल्स होने के बावजूद सॉरी वो असाम भाई, डेल्टा कॉर्टेल आई थिंक 1000 का जार आता है उसका, 1000 टैबलेट। अच्छा, दूसरा सर एक तो ये था, अब क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान में सर? एक तो ये कि जितनी भी रिसर्च, ऐसा नहीं कि रिसर्च प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आ रही पाकिस्तान में, रिसर्च प्रोडक्ट बिल्कुल आती है, लेकिन ये कि जैसे रॉश है या लीली अब जा रहा है या फाइजर ने अपना पोर्टफोलियो मेन बिजनेस भेज दिया, लेकिन अब वो फुटप्रिंट श्रिंक करके मखसूस प्रोडक्ट्स में कर रही है। वो प्रोडक्ट जरूर पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन वो प्रोडक्ट मास मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। उसमें आप हाई एंड, आप अगर आप लाहौर में तो आप वो क्या हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जाएं, या कराची में तो साउथ सिटी या खान जाएं, वहाँ के जो महंगा डॉक्टर होगा, जो स्पेशलाइज्ड होगा, जिसको आपकी अफोर्डेबिलिटी नजर आ रही होगी, वो उन प्रोडक्ट्स को जरूर लिख के देगा आपको, लेकिन वो मास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। केबी प्लीज गो अहेड। केबी। अस्सलाम जी खिज़र साहब, अस्सलाम भाई। लॉन्ग अवेटेड टॉपिक, एंड बिफोर दैट मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक ये सेशन शायद लंबा हो गया होगा। यू शुड प्लान अनदर सेशन ऑन फार्मा अगेन एज वेल। जस्ट अ कमेंट, अदनान साहब, there is a huge market which exists outside Pakistan as well, Southeast Asia, Africa. So I would like to know your opinion, particularly अगर आप सल बताएं, सल had tried to export few good products outside Pakistan, and particularly with emphasis on Ferosens, because I know Ferosens got 2 plants, one is biotech and the second is routine pharma. And my point is कि exports के ऊपर हम कब तक आएंगे? Thank you. सर देखिए, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो ज्यादातर अफ्रीका के होता है। अब अफ्रीका एक्सपोर्ट करके वो जाहिर है, अब आपको पता है, मैं कोई ज्यादातर मैं क्रिटिकल बातों को नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसे इन बिटवीन द लाइन ही करूँ, उसे एक्सप्लिसिटली ना करूँ। देखिए, आप अफ्रीका में तो एक्सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान वो पाकिस्तान में। अच्छा, एक और चीज़ में, सॉरी, मैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था, अगर मैं कहीं मिस करके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा और मेरे जहन में आ गया। आपने किसी भी कंपनी को देखना, जिसकी जो ज्योग्राफिक आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आई नो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज और उसमें से 1-2 शायद लिस्टेड भी हैं, उनकी नॉर्थ की सेल पिछले दिनों बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई थी, बिकॉज अफगानिस्तान में अफगान बॉर्डर पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बीफ अप हो गई थी। अब सिक्योरिटी सिचुएशन बीफ अप होने से फार्मास्यूटिकल का क्या ताल्लुक है सर? बिकॉज उसमें ना, बिकॉज वो अफगान मार्केट वर्क्स लाइक अनदर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सर वो बल्क बाइंग नॉर्थ से हो रही होती है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे जा रही होती है। जो एक्सपोर्ट है सर पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से ये अफ्रीका में तो तकरीबन तमाम ही प्रोडक्ट्स, तमाम ही जो टॉप 20-30 कंपनीज हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। लेकिन सारे अफ्रीका एक मार्केट है जिसकी अपनी एक लिमिटेशंस है, वो भी हमारे जिस तरह हमारे यहाँ रूरल एरियाज होते हैं, इसी तरह के वो अफ्रीकन मार्केट है। हम एक्चुअल गेम है सर कि हम यूरोपियन मार्केट्स में कब जाएंगे, या हम अमेरिका मार्केट में कब जाएंगे, या हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में कब जाएंगे। सर उसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेरे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि GMP सर्टिफाइड प्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल हों।
पहले तो ये कि वो GMP सर्टिफाइड प्लांट्स बने, फिर वो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, आपकी प्रोडक्ट उस लेवल पे पाए कि जो उन मार्केट्स में, उन डेवलप मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो सके। तो जब तक वो नहीं होगी तो जब तक तो आप अफ्रीका, ज़्यादा सेंट्रल एशिया कर लेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है शायद फार ईस्ट कर लें, अफगानिस्तान, एशिया वगैरह में कर वियतनाम में कर लेंगे, दैट्स यही मार्केट्स रहेंगी। वो बढ़ जाएगा। तो आप थैंक यू, सवाल माई अपॉलॉजीज जिनके क्वेश्चन नहीं ले पाया, मेरे ख्याल एक दो दोस्त हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, बट काफ़ी लॉन्ग हो गई है स्पेस। इंशाल्लाह एक और सेशन कर लेंगे अदनान साहब के साथ। अदनान भाई, अगर इसको वाइंड अप करते हैं, अगर कुछ ऐड करना चाहें, फ्यू कमेंट्स, ओवरऑल ब्रीफ समरी के एक इसमें इन्वेस्टमेंट केस बनता है इस सेक्टर में। सर बिल्कुल बनता है इन्वेस्टमेंट केस। देखें, मैं अगेन पाकिस्तान में मैं बिगर पिक्चर देखूं तो अगेन वो एक बात जो मैंने कई मतलब रिपीट की कि हमारी फोकस इन्वेस्टर बेस है वो बहुत नैरो है, उसको वाइड होना चाहिए। फार्मा इज वन सेक्टर, फूड इज अनदर, एग्री इज अनदर, रिटेल इज अनदर, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कवरेज जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। मुझे अब आई एम वेरी होपफुल कि फार्मा में ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फार्मा रेडार पे ज़रूर आ जाएगा ये सेक्टर, और इस पे भी उसी तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी जिस तरह की दूसरे सेक्टर पे है। Now concluding this, though, I think is I thank you very much, Khazir Saab, for giving me an opportunity. Thank you very much all the listeners कि आप for being a patient listener. आपके जितने सवालात थे, I just hope कि जो भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी मेरी इंफॉर्मेशन है तो उसमें हो सकता है कि कुछ मैंने वैल्यू एड करने की अपने तौर पे कोशिश की। होप कि मैंने आपके आंसर सवालात को एडुकेटली जवाब दिया हो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। Excellent discussion, Adnan bhai. Thank you very much. Enjoy your weekend. Let's meet next Saturday at 9 p.m. Thank you very much. Allah Hafiz.